Warm welcome. This is AKS Nani from Smart PRC Bhopal. This presentation is how to sell a loss-making stock. कोई स्टॉक जब हम परचेज करते हैं और अगर वो लॉस में है, उससे कैसे बाहर आना है. Consider a company with the name of XYZ. एक XYZ कंपनी है, उसका शेयर प्राइस करीब 225 रुपए है और एक इन्वेस्टर है, उन्होंने वो स्टॉक को स्पॉट किया. लगता है कि ये स्टॉक प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक बढ़ना चाहिए, उसकी वर्थ ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो स्टॉक को वॉच करना शुरू करते हैं. अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है. जब उन्होंने 225 पे देखा था, वो बढ़ते बढ़ते 325 तक चला जाता है और फिर नीचे गिरता है. और इस पॉइंट पे जब स्टॉक का प्राइस 280 रुपीज था, तो उन्होंने वो परचेज किया. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. उसके बाद वो स्टॉक बढ़ के 350 हो गया बहुत जल्दी, 350 से ऊपर भी चला गया, जबकि करीब करीब 345 रुपए तक गया. एंड ये जो जेंटलमैन थे, जो इन्वेस्टर थे, वो बहुत खुश हुए. उनको लगा कि हमने बिल्कुल राइट टाइम पे स्टॉक पकड़ा है, सही डिसीजन था उनका. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद स्टॉक गिर जाता है, 300 रुपए तक आता है, उनकी बाइंग प्राइस के नजदीक आ गया और थोड़े से वो सहम जाते हैं और यहाँ से लेके वो बहुत कॉशियस हो जाते हैं. एंड फॉर्चुनेटली उसके बाद स्टॉक एकदम फिर राइज करना शुरू होता है और वो करीब करीब 370 रुपए तक जाता है. इनकी बाइंग प्राइस थी 280 रुपीज. और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. स्टॉक फिर नीचे आ जाता है. नाउ ही इज वेरी, मन में बड़ा वैसा होने लगता है कि ये स्टॉक में हो क्या रहा है, इज वेरी वॉलेटाइल. बट स्टिल उनके प्राइस को टच करके स्टॉक फिर थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ही इज बिट कंफर्टेबल बट ही इज वेरी वेरी कॉशियस. वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है. अब स्टॉक एकदम से बढ़ता है और 400 के काफी नजदीक तक चला जाता है. नाउ इज वेरी कंफर्टेबल. ये शेयर प्राइस इनकी बाइंग प्राइस से करीब करीब 100 रुपीज ऊपर है. नाउ ही इज कॉन्फिडेंट, ही मेड अ वेरी राइट डायरेक्ट डिसीजन और चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है. उसके बाद स्टॉक आना शुरू हुआ और काफी नीचे आ जाता है. 400 के आसपास जाने के बाद करीब करीब 325 रुपीज पे आ जाता है, 75 रुपीज डाउन. एंड अगेन इनका टेंशन फिर बढ़ जाता है. तो हम देख रहे हैं कि वो कभी खुश होते हैं और कभी कभी एकदम कॉशियस हो जाते हैं कि स्टॉक नीचे क्यों आ रहे हैं. लेट्स सी फ्यूचर में और क्या हो सकता है. ओ, सडनली स्टॉक फेल इन अ सिंगल डे. स्टॉक इतना नीचे आ गया कि उनकी बाइंग प्राइस को भी क्रॉस करता हुआ भी नीचे आ गया. उनको सेल करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि स्टॉक बिल्कुल सर्किट में रहा पूरा दिन और नेक्स्ट डे स्टार्ट होते ही फिर नीचे आ गया. तो वो स्टॉक से बाहर निकल ही नहीं पाए चाह के भी. इनफैक्ट अभी स्टॉक का प्राइस जो है करीब 180 रुपीज के आसपास है. इनकी बाइंग प्राइस 280 रुपीज थी, 100 रुपीज नीचे है. इज वेरी, कहते ना, स्टमक में कुछ कुछ हो रहा है और उनको लग रहा है कि अभी क्या होगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा. एंड सोचते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट. एनीवे ही थिंक्स दैट कि क्योंकि हमने 280 रुपीज में खरीदा और आज स्टॉक 180 रुपीज है, 100 रुपीज के लॉस के साथ वो सेल नहीं करेंगे. और उनको लगता है कि स्टॉक विल बाउंस बैक. और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आया है इस जगह पे, वो मैनेजमेंट विल टेक केयर और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. इस बीच में मैनेजमेंट के भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ गोइंग बैक, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ऐसा वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. और somehow let's see what happens next. Basically he is averse to book loss. वो लॉस बुक करना नहीं चाहते. 280 रुपीज में लेके 180 में कैसे सेल कर रहे हैं. और इस बीच में मैनेजमेंट ने भी काफी उनको, जो मैनेजमेंट ने कहा है उनको बहुत फेथ है, उनके ऊपर ट्रस्ट है. और मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि ये टाइम में मैनेजमेंट जो है कुछ ऐसा डिक्लेयर करती है कि जैसे कोई प्राइवेट प्लेसमेंट होने वाला है अच्छे प्रीमियम पे, या फिर मैनेजमेंट बाईबैक के लिए भी कई बार अनाउंसमेंट कर देती है.
और या कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कंपनी जो है बोनस डिक्लेयर कर देती है सो एज टू विन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। वो नहीं चाहते कि शेयर प्राइस एकदम इतना नीचे चलता चला जाए, इससे और सेलिंग प्रेशर आएगा और उनका शेयर प्राइस और नीचे हो जाएगा उनकी कंपनी का शेयर। सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण इन्वेस्टर को एक मनी मन में लगता है कि ठीक है और थोड़ा देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ा सा संभलता है, थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है, ऊपर भी आता है, इनकी प्राइस से लेकिन नीचे ही रहता है थोड़ा, एंड ही इज वेटिंग कि समाव मुझे कम से कम जितने में मैंने खरीदा है उतना तो प्राइस मिल जाए, लेकिन वो प्राइस तक आता नहीं है शेयर। उसके बाद वो और नीचे चला जाता है और शेयर प्राइस 160 राइट। सो फ्रॉम 280 टू 160 इन्वेस्टर बहुत परेशान है, दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता है, इसी शेयर के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि बहुत कम समय में वो शेयर नीचे आ गया है। बहुत सारी न्यूज भी आ रही है, बहुत जगह कई जगह पॉजिटिव न्यूज आ रही है, कई जगह नेगेटिव न्यूज आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस 150 के आसपास वो डिसाइड करते हैं कि लेट्स परचेज वन मोर लॉट। यहाँ पे उन्होंने 100 रुपीज में खरीदा था 20 रुपीज में, अब यहाँ पे उन्होंने 160 रुपीज में 100 शेयर्स और खरीद लिए, तो इनकी जो बाइंग प्राइस है वो करीब करीब 220 रुपीज आ गई। स्टिल 220 रुपीज से भी वो थोड़े नीचे हैं, 160 पे है, लेकिन इस फर्स्ट बाइंग प्राइस से तो ये कंफर्टेबल लग रहा है इनको, एंड ही इज होपिंग कि स्टॉक विल बाउंस बैक। ओ शेयर प्राइस फॉल्स, यहाँ से और गिरता चला जाता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज सामने आ रहे हैं और स्टोरी नेगेटिव होती जा रही है। नाउ ही इज इन रियल फिक्स, क्या करना है, शेयर प्राइस इज एट अबाउट 60-70 रुपीज हियर, एंड ही इज नाउ 70 रुपीज से अगर इनको एवरेज बाइंग प्राइस पे जाना है तो 3 टाइम्स इंक्रीज होना पड़ेगा शेयर प्राइस को। अब इनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अब इनका कमिटमेंट और बढ़ चुका है एंड ही इज नॉट विलिंग टू सेल। इनको रखने में भी परेशानी है और सेल करने में भी परेशानी हो रही है, और ऐसा मोस्टली ऐसा होता है इन्वेस्टर्स के साथ। नाउ ही इज इन फिक्स कि क्या करने का आगे, सो ही डिसाइड्स टू बाई मोर एट रुपीज 55, अराउंड रुपीज 50-55, और खरीदते हैं 100 शेयर्स, और उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो गिर के 160-165 रुपीज आ जाता है। ये जो रेड लाइन शो हो रही है इज देयर एवरेज बाइंग प्राइस। तो उन्होंने 100 रुपीज 100 शेयर्स खरीदे 280 में, 100 खरीदे इन्होंने करीब करीब 150-160 में, और 100 खरीदे करीब 50-55 रुपीज में। सो एवरेज बाइंग प्राइस इज समथिंग अबाउट 160-165 रुपीज की इनकी एवरेज बाइंग प्राइस। नाउ व्हाट नेक्स्ट? शेयर प्राइस हैज फॉलन रुपीज 25, 25, 26, करीब करीब 25 रुपए के बीच में शेयर प्राइस आ चुका है आज की डेट में, एंड इनकी बाइंग प्राइस, एवरेज बाइंग प्राइस 160 रुपीज है। अगर 30 रुपीज से 160 रुपीज जाना है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा शेयर प्राइस को, और इनके लिए बड़ी दुविधा है इस 30 रुपए के प्राइस पे, आज की जो प्राइस चल रही है इस प्राइस पे उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट बाई इनकी 280 पे दी, सेकंड बाई इन्होंने 150 पे की, थर्ड बाई इन्होंने 60 पे की, प्रेजेंट प्राइस हो गया 30, एवरेज बाइंग प्राइस हो गई 160 रुपीज। एंड दिस हैपेंस, रियल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं हमारे पास जिसमें कि ऐसा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और दिस कंपनी, हमने ये पिछले 4 साल का डेटा लिया है, 4 साल से एक क्वार्टर कम है। मार्च 16 में, मतलब जब 31 मार्च 2016 को रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 5.36% था। जब हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं उसका मतलब होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो बीएससी की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 5.36% स्टेक था रिटेल इन्वेस्टर्स का। दिसंबर 19 में 38.65 हो, यानी कि करीब करीब 7 टाइम्स बढ़ गया। 3 साल और 3 क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 7 टाइम्स बढ़ गया और शेयर प्राइस 177 से गिर के 12 रुपए 20 पैसे आ गया आज की डेट में, लेटेस्ट। ये ऑलमोस्ट 4 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया इधर।
98% का लॉस हुआ है अगर हम ये कंपेयर करें हाई प्राइस से। इन दो डेट्स के बीच में शेयर प्राइस 177 से बढ़ के 587 रुपीज तक गया था और आज 12 रुपए 20 पैसे, 98% लॉस। अगर आपने 100 रुपए लगाए थे तो 2 रुपए। सिमिलरली ये सेकंड केस है, हियर 92% लॉस और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है यहाँ पे भी करीब करीब 5 टाइम्स से ज्यादा ही बढ़ा है। देयर इज वन मोर केस थर्ड नंबर में और यहाँ पे हम देख रहे हैं करीब करीब 8 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया एंड अगेन 99% लॉस है। 57 रुपीज जो इनका हाई था इन दो डेट्स के बीच में, वहां से लेके अभी शेयर प्राइस 75 पैसे हो गया, 99% लॉस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अपना स्टेक मैनी टाइम्स बढ़ा देता है कंपनी में, जबकि वो कंपनी का शेयर प्राइस 95%, 98%, 99% तक गिर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको यहाँ सिर्फ लिमिटेड एग्जांपल्स दिखाए, लेकिन यू नो वेरी वेल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि ऐसा हुआ है। नाउ हियर इज वन मोर केस, एज यू कैन सी 15 टाइम्स रिटेल स्टेक बढ़ा, शेयर प्राइस 99% डाउन। So there are many cases. What do you think? सर क्यों हो रहा है? Why it happens so? Why investor is not able to sell at a loss? Retail investor अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है and naturally there has to be a counterparty जो अपना स्टेक सेल करते हैं। जो सेल करते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। वो लोग इसमें से बाहर निकल रहे होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स में एंटर हो रहा होता है। एंड एवरी टाइम इट हैज हैपेंड। लो प्राइस, गिरता हुआ प्राइस एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्ट करता है एंड वैसे ड्रीम्स देखता है कि पुराना प्राइस अगर आ गया तो बहुत सारा हमको रिटर्न मिलेगा। दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई इट हैपेंस। हमारे पास एक प्रोडक्ट है डॉक्टर स्मार्ट के नाम से। उसमें जब हम इन्वेस्टर्स से डेटा मांगते हैं तो हम उससे सिर्फ स्टॉक का नाम मांगते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स मांगते हैं। विल कम बैक, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा आपको। अब इस केस में इन्वेस्टर ने कहाँ गलती करी, वेयर ही वेंट रॉन्ग? He was tied with buying price. He was anchored to the buying price. किस प्राइस पे उसने खरीदा है, पास्ट में फर्स्ट टाइम उसने किस प्राइस पे खरीदा है, वो हर बार जब भी उसका डिसीजन आता है सेल करने के लिए तो उस प्राइस के साथ टैग करता है। वो ये देखता है कि मैंने 280 रुपीज में खरीदा था तो मैं भी 180 में कैसे सेल करूं। वो ये देखता है कि मैंने अगर 280 रुपए में खरीदा है तो मैं 100 रुपीज में कैसे सेल करूं, और खरीदता है ताकि अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को नीचे ला सके। वो ये नहीं देखता है कि उसका फ्यूचर क्या है। इज ऑलवेज एंकर्ड टू द पास्ट। इन रियलिटी यू हैव टू लुक फॉर द इंट्रिंसिक प्राइस। इंट्रिंसिक प्राइस वो होती है कि उसकी रियल वर्थ कितनी होनी चाहिए स्टॉक, एंड दैट रियल वर्थ इज कनेक्टेड विद द फ्यूचर। वो पास्ट से कनेक्टेड नहीं है। सी द डिफरेंस। जो विनिंग इन्वेस्टर होता है वो हमेशा भविष्य के बारे में देखता है, भविष्य के बारे में सोचता है, और जो लूजिंग इन्वेस्टर होता है वो हमेशा पास्ट से कनेक्टेड रहता है, उसकी बाइंग प्राइस के साथ कनेक्टेड होता है। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर स्मार्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें मैं बाइंग प्राइस मांगता ही नहीं हूँ इन्वेस्टर्स। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जो हमारा कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, ही आस्क्स दैट सर विदाउट नोइंग माय बाइंग प्राइस हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड। बट द फैक्ट रिमेंस दैट व्हेन यू आर सेलिंग ए स्टॉक आपकी प्राइस का उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। आपका रिलेशन सिर्फ इंट्रिंसिक प्राइस के साथ होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी। as long as your stock price is less than the intrinsic worth you have to hold it। हो सकता है उसमें
6 महीने हो या हो सकता है 1 साल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल 20 साल तक your price share price is less than the intrinsic worth. अगर ऐसा है, keep on holding it and believe me, you will get multiple returns. It is the financial performance of the company which gets you the returns. शॉर्ट टर्म में हो सकता है नहीं आएंगे, कुछ वीक्स तक, कुछ महीने तक भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली yes, it is the financial performance which matters. You have to always work for the future, not for the past. आप जब स्टॉक की बात बेचने की बात कर रहे हैं तो आप फ्यूचर को ध्यान में रख के बताइए कि ये कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है क्या ये इंप्रूव होगा, एंड मोरओवर ऑलवेज स्टिक विद द पॉजिटिव स्टोरीज. तो हम जो अपने हम बात कर रहे थे कि इंट्रिंसिक प्राइस की. इंट्रिंसिक प्राइस इज इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर while buy price is indicative of the past. So always stick with the future. It is the future which will get you the returns. So what should be the technique? अगर हम नहीं सेल कर पा रहे तो और क्या हो सकता है, और कोई अल्टरनेट टेक्निक हो सकती है क्या? यस. जो आप सेल कर रहे हैं नेगेटिव स्टोरी का स्टॉक, उसके साथ साइमल्टेनियसली यू बाय अनदर स्टॉक व्हिच हैज अ पॉजिटिव स्टोरी और सेम अमाउंट. तो उससे क्या होगा कि जो वो नेगेटिव स्टोरी, जो स्टॉक नीचे जा रहा है, ना सिर्फ आपको वहां पे एक होल्ड मिलेगा, बल्कि क्योंकि जो दूसरा आपने स्टॉक खरीदा उसमें पॉजिटिव स्टोरी है, तो धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वो प्राइस बढ़ता जाएगा. तो यू हैव नॉट ओनली स्टॉप लॉसेस बट ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग द गेन्स. तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में. जो लॉस हो रहा था वो तो रुक ही जाएगा, प्लस गेन्स बढ़ने शुरू हो जाएगा. इसको हम कहते हैं अल्फा. एक टेक्निकल टर्म है अल्फा. अल्फा मींस मार्केट से ज्यादा रिटर्न कैसा है. मार्केट नीचे जा रहा है, आपके स्टॉक भी नीचे जा रहा है, आपके पास एक नेगेटिव स्टॉक्स भी हैं, आपने वो सेल करके पॉजिटिव स्टॉक्स खरीदे, पॉजिटिव स्टोरी के स्टॉक्स खरीदे, एंड यू आर ट्राइंग टू अल्फा, राइट. आप इस चीज को एक अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड नहीं, जो इंडेक्स होता है, सॉरी, इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जैसे बीएसई सेंसेक्स 30 ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में लीडर्स, राइट. अगर कोई स्टॉक उनमें से इसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है तो आपने कई बार देखा हो कि स्टॉक एक्सचेंज उन स्टॉक्स को निकाल के दूसरे स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस कराता है. तो दैट वे सेंसेक्स की जो परफॉर्मेंस है, सेंसेक्स का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, दैट रिमेन्स टॉप क्लास, क्योंकि उसमें टॉप क्लास स्टॉक्स, टॉप क्लास सेक्टर्स में से टॉप क्लास स्टॉक्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस तो सुपर आनी ही. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि सेंसेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ओके. Secondly, averaging should be done only in stocks with positive stories. Averaging आप करिए, it is a good idea, nothing bad with it, nothing wrong with it. लेकिन averaging हमेशा positive stories के stocks के साथ करिए. Moreover, you will appreciate that हमारे पास बहुत limited fund होता है, extra fund, जो हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल स्पेयर कैश होता है वो बहुत लिमिटेड होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम एवरेजिंग करते हैं, तो देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम योर लास्ट बाइंग प्राइस. तो कम से कम मेरे हिसाब से जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ, कम से कम 25% का डिफरेंस होना चाहिए. अगर आपने 100 रुपीज में स्टॉक खरीदा और वो गिर के 75 हो जाता है, देन यू कैन एवरेज मोर. So this is the technique and it works every time. That's worked very well. और उसका प्रूफ ये है कि स्मार्ट बिलियनर पिक्स, स्मार्ट बिलियनर पिक्स इज ए पार्ट ऑफ स्मार्ट गेम्स, और स्मार्ट गेम्स हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है. उसमें हम एवरी वीक एक स्टॉक एडवाइस करते हैं विद रिसर्च रिपोर्ट टाइटल्ड एज पिक ऑफ द वीक. उन सेलेक्टेड पिक्स ऑफ द वीक्स में से हमने ये स्मार्ट बिलियनर पिक्स बनाया. ये बास्केट है, 15 से 20 के बीच में स्टॉक्स रहते हैं. तो जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ हम एक वेडनेसडे से दूसरे वेडनेसडे को ही कर सकते हैं. ये स्मार्ट गेम्स है, ये वेडनेसडे को पब्लिश होता है. तो इस तरह से हमने स्मार्ट बिलियनर पिक्स शुरू किया था 31 मई 2001 को, और उसको अभी 19 साल हो जाएंगे 31 मई को. अभी 18 साल जो पास में रहे हैं उनमें से 13 साल में इस पिक्स ने सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए. So 13 out of 18 years we have been able to outperform Sensex.
और जब आउट परफॉर्मेंस रही है तो वो बहुत जबरदस्त रही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो CAGR रिटर्न्स है 18 साल के बाद वो 25.96% रहे थे स्मार्ट बिलियनर पिक्स के, और सेंसेक्स के 14.16, तो ऑलमोस्ट 80% बेटर रिटर्न्स। और इसका रीजन यही है कि हम जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो तो ट्रैक करते ही करते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं, लेकिन जो नेगेटिव स्टोरीज हैं उसको कितनी जल्दी हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, हाउ फास्ट, दैट इज द क्रक्स अल्टीमेटली, दिस इज द टेक्निक टू विन। सो दिस इज द टेक्निक वी यूज। अगर 100 रुपीज में हमने परचेस किया पहली बार शेयर और वो गिर के अगर 75 होता है, दैट मीन्स देयर इज ए 25% डिक्लाइन, so buy more. If it falls further by 25%, buy again. If it is further down by 25%, buy again. और उसके बाद भी वो 25% नीचे जाता है, then there is really something wrong in your calculations. आप अपनी रिसर्च फिर से करिए, फिर से उसको देखिए कि कुछ गलती तो नहीं करी है, एंड इफ उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं हमने कोई गलती नहीं की है, then go and buy again. Okay, so this is the way to average positive stories. एंड इफ अगर आपने अपनी कैलकुलेशन सही रखी है तो जो इंट्रिंसिक वर्थ है वहां तक शेयर को आना ही पड़ेगा। इट इज ओनली अ मैटर, इट हैज नेवर हैपेंड दैट कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और शेयर प्राइस कभी बढ़ा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। इन द लॉन्ग टर्म देयर इज 100% रिलेशन बिटवीन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड द शेयर प्राइस। और एक मेरे पास इसका अल्टरनेट है, अगर आप वो टेक्निक भी नहीं लगा पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं अपनी बाइंग प्राइस के साथ, देयर इज वन मोर वे। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपने वो शेयर नहीं खरीदा होता तो क्या आज आप वो शेयर खरीद, had I not owned this stock, would I buy today? If the honest answer is no, अगर आपको दिल से आवाज निकलती है कि नहीं, फिर वो स्टॉक, आई एम वेरी श्योर दिस विल वर्क फॉर यू। A single bad stock can destroy your portfolio returns much severely than a multi-bagger stock can build. बहुत सिंपल है, अगर आपका 100 रुपीज का शेयर गिर के 5 रुपए आ जाता है, ओके, तो आपको एक ऐसा शेयर चाहिए होगा जो आपको 20 गुना रिटर्न दे पाए, अब जाके तो वो सिर्फ उस स्टॉक के लॉस को कवर कर पाएगा, रिटर्न्स की तो अभी बात ही नहीं हो रही। एंड यू विल बिलीव, मींस यू विल एग्री विद मी, आप में से 0.5% लोगों के पास भी 20 बैगर नहीं होगा, हमारे आप में से 0.5% इन्वेस्टर्स के पास भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो कि जिसने 20 गुना रिटर्न दिया होगा आपके लाइफ टाइम। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन आफ्टर 20 टाइम्स रिटर्न्स आपका जो सिंगल स्टॉक ने जो लॉस बनाया वो सिर्फ कंपनसेट हो रहा है, यूर पोर्टफोलियो इज नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, वो सिर्फ लॉस को कंपनसेट कर रहा है। और 20 टाइम्स रिटर्न्स लाने के लिए इट मे टेक इयर्स एंड इयर्स। सो नाउ यू विल अप्रिशिएट दैट कि लॉस मेकिंग स्टॉक को सेल करना कितना इंपॉर्टेंट है, very very important. With this we come to the end of this presentation. I hope you enjoyed. Thank you very much, and don't forget to provide me the feedback on this